नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, इस हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन। और आज भारतीय बाजार में हल्का सा कंसोलिडेशन है। हालांकि डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली है 17,500 के ऊपर। इनफैक्ट 17,566 का जो हाइट हुआ उसकी तुलना में हम इस समय एकदम फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में ज्यादा रुझान बढ़त का देखने को मिल रहा है। 115 अंकों की बढ़त इस समय इंडेक्स में देखी जा रही है। इनफैक्ट डे लो से यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 38,155 की निचले लेवल छुए थे निफ्टी बैंक ने आज सुबह में, उसकी तुलना में हम 200 पॉइंट तो ऊपर आ ही गए हैं। तो रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लार्जली 1:1 है। मिड कैप इंडेक्स शांत है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकिन भरपूर है। अच्छे नतीजों पर हमने देखा है मार्केट ने आज रिएक्शन दिया है। खास तौर से आप देखिएगा कहां पर हरकत देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल, इन्होंने एक नया हॉस्पिटल एक्वायर किया, 3.5% ऊपर है स्टॉक। इसके अलावा आयशा मोटर्स नंबर से पहले करीब 1.5% तक की तेजी। सन फार्मा जैसे ट्रेड्स में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। बैंकिंग काउंटर्स जो दरअसल पूरे चार्ज में थे पिछले सत्र में, आज वहां पर भी हरकत है। खासतौर से इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो ट्रेड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स और खासतौर से सोमवार दोपहर तक के रिटर्न्स कैसे रहे, जहां पर ट्रेंड पूरी तरह से तेजी का बना हुआ था, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर आपसे डिटेल में बातचीत होगी कि इनकी रणनीति क्या होने वाली है। तो देखिए, कांटे की टक्कर अमित सेठ और रत्नेश गोयल के बीच। अमित आगे है, 4.36% के रिटर्न्स इनके बने हैं। मंडे आफ्टरनून 3:30 बजे तक 4.24% के रिटर्न्स रत्नेश ने कमाए और करीब 2.78% के रिटर्न्स थे नीरव छेड़ा के। वेरी क्विकली आपके लिए कुछ स्टॉक्स टॉप ट्रेडेड काउंटर्स जो हमारे जानकारों ने आपको चुनकर दिए थे वो पेश करते हैं। एक तो था अमित सेठ का भारत डायनामिक्स, जिसमें 3% के रिटर्न्स बने। रत्नेश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर दाव खेला और वहां पर 3.5% तक के रिटर्न्स बने। और नीरव का तो एस्ट्राजेनेका था जिसमें 1.5% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी। ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे पिछले सत्र के। आज के सत्र को कैसे पढ़ा जा रहा है और यहां से आगे का आउटलुक क्या रहेगा, चलिए हमारे जानकारों से सीधे मुलाकात करते हैं। आप तीनों का स्वागत है। अमित, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में, क्या इन लेवल्स पर और समय बिताएगा निफ्टी? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, हम डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स पे हल्का सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा टायरिंग फैक्टर देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने गेन्स अभी गिव अप करने को रेडी है। डेफिनेटली एक टायरिंग स्लो मूव है। जब तक 17,450 इंटैक्ट है तो हमें जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं उनको अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। हल्का फुल्का हम गेन्स देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते की इतनी बड़ी मूव के बाद यहाँ भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कोलैप्स आने वाला है। बैंक निफ्टी में भी जब तक 38,000 इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि एक ग्राइंडिंग मूव हम देख सकते हैं, जो जिसको कहते हैं बड़ा हैवी स्लो एंड स्टेडी मूव। तो ऐसी परिस्थितियों में बेटर यही रहेगा कि हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं जहां पे अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज और फोकस उधर ही रहेगा। रत्नेश, आपकी रणनीति, कोई खास सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है आज के लिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि अब निफ्टी थोड़ा सा पॉज के मूड में रहेगी, क्योंकि मंडे को हमने काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। सो अब यहाँ पे 17,580 या 17,601 की ऐसा जोन लगता है, सप्लाई जोन लगता है, जिसमें चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे ऐसा लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। सो बट अभी भी जैसे मंडे को हमने जिक्र करा था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे कायम रहेंगे, तो वो रणनीति अभी भी कायम रहेगी। और निफ्टी में अगर नीचे मौका मिलता है 17,450, 17,430, तो वहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका हमारे लिए बन सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है निफ्टी से। तो और बैंक निफ्टी ने एक सप्लाई जोन भी निकाला, तो ऐसा लगता है बैंक निफ्टी 38,600 से 38,800 तक के लिए तेजी दिखा सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट स्पेशली थोड़े बहुत कुछ मिड कैप में एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। जी हाँ, मिड कैप से तो एक्शन भरपूर है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस और डिप पर खरीदारी का कॉल इस समय रत्नेश दे रहे हैं। नीरव छेड़ा को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। लग गया क्या कनेक्शन? अच्छा, है कि नहीं है? नीरव, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रणनीति रहेगी आज की?
गुड मॉर्निंग। थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी था, सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। नो वरीज। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ जो स्ट्रेटेजी है वही वर्क कर रही है। आज के दिन में भी नीचे आई निफ्टी और उसके बाद में अच्छी बाइंग देखी गई है। तो ओवरऑल यही रहेगा कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं या तो ब्रेकआउट पे हैं या फिर नीचे से घूम के आ रहे हैं, वो स्टॉक्स पकड़ने हैं और वो स्टॉक्स में बाइंग देना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर टुडे मेरे हिसाब से निफ्टी 17,500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। तो 17,500 के ऊपर जब तक है आप बाइंग में रहिए। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ज्यादा स्ट्रांग है आज के दिन में, और ये 38,800 जो लेवल है वहां तक जरूर जा सकती है, प्रोबेबली निफ्टी बीइंग साइडवेज। सो बैंक निफ्टी पे ज्यादा जोर दीजिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और नीचे में स्टॉप लॉस 38,100 तक का बनेगा बैंक निफ्टी में। 38,100 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल आपने तेजी का ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक में अग्रेसिव पोजीशन ली जा सकती है एट द मोमेंट। चलिए अब पोर्टफोलियो एनालाइज करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे जानकार अब नया क्या जोड़ने वाले हैं, क्या बदल रहा है इनके पोर्टफोलियो में। तो आप नीरव का ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। इन्होंने नोसिल के ट्रेड को अभी भी कैरी किया हुआ है और 2 जगह खाली हैं। तो क्या क्या बुक किया? एक तो मारुति में बुक कर लिया इन्होंने मुनाफा 8,995 के लेवल्स पर, एस्ट्राजेनेका 3,199 पर सौदा निपटाया। प्रिंस पाइप में स्टॉप लॉस हिट हुआ था 643 पर, एग्जिट किया था। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, एग्जिट किया था, बेग योर पार्डन। और सेल में भी 7855 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांधा। तो नोसिल के साथ बने रहने का प्लान है फिलहाल नीरव का। नीरव बताइए नया क्या ऐड करेंगे आप? आज के दिन के लिए एटलीस्ट फॉर नाउ मैं एक ही ट्रेड ऐड करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे, MHRIL महिंद्रा हॉलिडेज 258 के भाव पे आप खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, और ये स्टॉक यहाँ से अब इट कैन गो अप ऑल गन्स फायरिंग। तो 280 के टारगेट से आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 248 का। 248 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 280 का टारगेट। ये है फिलहाल आपके लिए महिंद्रा हॉलिडेज का कॉल, जिसमें एक व्यू मजबूत। आज वैसे भी आप देखिए सैर सपाटे वाली कंपनी में काफी जोश है। एक तो एक एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, हम एक्सटेंडेड वीकेंड लगभग एक दिन का काम और फिर एक दिन छुट्टी हुई थी, तो वहां पर भी लोगों ने लॉन्ग हॉलीडे ले ली। तो इस तरह के वीकेंड्स में बिजनेस इन कंपनियों का बढ़ता है। दूसरी तरफ इंडियन होटल के नंबर्स बहुत सॉलिड थे, तो क्लियरली एक इंडिकेशन है कि किस तरह की पेंट अप डिमांड है मार्केट में और कैसे उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है। महिंद्रा हॉलिडेज उस लिहाज से एक बाय साइड का ट्रेड। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो रत्नेश ने BASF आइडेंटिफाई किया था और वहां पर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। इसके अलावा इन्होंने एजिस लॉजिस्टिक्स भी इनकी पोर्टफोलियो में डाला, तो वो अभी भी पोजीशन खुली है। हैल और सीमेंस में उन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। एक जगह खाली है रत्नेश, क्या जोड़ना चाहते हैं? मेरा भी MHRIL में मूड था, बट अब मैं गेल में एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ। गेल में शॉर्ट पोजीशन 135 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 122 रुपये तक के टारगेट के लिए मैं गेल में एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या पढ़ रहे हैं आप गेल के चार्ट में जहां पर एक मंदी का आउटलुक बन रहा है? गेल में आप देखेंगे कि एक मंडे के पहले वाले सेशन में काफी बड़ा सेल ऑफ दिखा था विद द वॉल्यूम। अब उसके बाद में कल एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा उसमें, आज वापस से एक जो लॉन्ग टर्म बॉटम इसने बनाए थे जून में अभी 2022 में, उसके पहले जब फरवरी में 2022 में एक बॉटम बनाया था, वो बॉटम इसको वॉल्यूम के साथ में ब्रेक डाउन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब ये 122 124 तक के लिए नीचे आ सकता है। 22 124 तक के लिए पोजीशन यहाँ पर शॉर्ट साइड के लेकर चलने का सलाह। 135.50 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉक आज करीब 130 के आसपास खड़ा है। यह है रत्नेश का ट्रेड और यह मंदी का ट्रेड, लेकिन कंसेंसस कॉल बन रहा था महिंद्रा हॉलिडेज में। रत्नेश को भी फिलहाल यह पसंद आया है। चलिए अमित सेठ का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और अमित ने देखिए क्या कुछ जोड़ा, क्या कुछ रखा। तो LNT में पोजीशन इनकी अभी भी बनी हुई है, ये आप ध्यान रखें। BEL एग्जिट बुक किया रादर 286.25 पर। BDL में भी प्रॉफिट बांधा 875 पर। HDFC जोड़ा था 2394 पर इन्होंने बुक किया और इन इंडस्ट्रीज को एग्जिट किया था 194.50 के लेवल्स पर। अब बताइए अमित, 2 जगह खाली है, एक ट्रेड दे रहे हैं कि 2? नहीं आशिता मैम, मैं दोनों ट्रेड दूंगा।
पहला मेरा चार्ट रहेगा क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट में एक कंटिन्यूअस हाई लोज बन रहे हैं। चार्ट ने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, और आज हम एक अच्छा अपटिक देख रहे हैं। आवली चार्ट्स भी इसके काफी अच्छे हैं। तो क्यूमिंस इंडिया में बाय की सलाह है। करंट प्राइस है 1217 रुपए के लगभग। टारगेट इसके रहेंगे 1280 रुपए के, और स्टॉप लॉस लगूंगा लगभग 1170 रुपए का। तो 70 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 1280 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड क्यूमेंस इंडिया का, जहां पर तेजी की पोजीशन लेने की सलाह है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे अमित? हर्षिता मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा है। स्टॉक ने आज अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कवर कर लिया है, और इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। तो मुझे एनएमडीसी करंटली प्राइस है 115 रुपीज 50 पैसे का। बाय की सलाह है। टारगेट लगभग रहेंगे 125 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 110 रुपए का। ओके, तो एनएमडीसी में देखिए एक तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। नंबर्स के बाद स्टॉक में वैसे भी रुझान बढ़त का देखने को मिला है। 125 का टारगेट रहेगा, 110 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। नीरव, कोई इरादा अगले 10-15 मिनटों में ट्रेड देने का, या फिर सेकेंड हाफ का इंतजार करेंगे? मैं सोचा था मैं सेकेंड हाफ में ही दूंगा, मगर अभी अभी जस्ट एक ब्रेकआउट दिखा है ट्रेड मुझे, तो मैं लेना चाहूंगा दूसरा ट्रेड भी अभी। ठीक है। आईसीआईसीआई जीआई मुझे काफी अच्छा लगता है, और आईसीआईसीआई जीआई में अभी जस्ट हाल में 1235 पे एक ब्रेकआउट आया है। सो डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए। ऊपर में ये 1295 से 1335 तक जा सकता है। 1335 का टारगेट बनेगा, नीचे में 1205 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय कर सकते हैं। 1205 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं लगाइएगा, और 1335 का टारगेट है बीच में। 1295 पहला टारगेट, और उसके आगे 1335 का टारगेट। यह है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एक कॉल तेजी का। तो देखिए, जो भी पोर्टफोलियो में जगह थी वो भर दी गई है, अब इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन फिलहाल उनो मिंडा पर फोकस करते हैं। नतीजे आ चुके हैं, और पहले नतीजे आपके सामने पेश कर देते हैं। उनो मिंडा में करीब करीब 5 गुना मुनाफा बढ़ा है इस बारी। 150 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया। इबिटा लेवल पर 266 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और जो मार्जिन्स है वो इंप्रूव हुए 10.4% के आसपास वर्सेस 9.15%। तो तिमाही तो रही है काफी तगड़ी। अब कंपनी ने FY23 के लिए गाइडेंस जो दिया था वो 11 to 12% का था, और उसके सामने 10.4% की पहली तिमाही में आंकड़े आए हैं। इसी पर और डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ दरअसल इस समय कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है, और उनसे समझेंगे यहां से आगे का क्या आउटलुक होगा। कंपनी के CMD निर्मल मिंडा हमारे साथ है। मिंडा जी, स्वागत है आपका। वैसे आपके मुनाफे और रेवेन्यू में तो बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स हल्का सा मिस है। आप ही ने जो गाइडेंस रखा था 11 से 12% का, उसके सामने 10.4%। तो ये इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आई एम श्योर होगा, लेकिन यहां से आगे क्या मार्जिन्स में सुधार का अनुमान है या नहीं? बिल्कुल अनुमान है। मार्जिन्स के ऊपर में हम लोग टॉप लाइन फोकस नहीं रहते हैं, सिर्फ हमेशा बॉटम लाइन फोकस पैरेलली साथ साथ देखते हैं। तो इनके 3-4 कारण हैं, मेजर कारण। जैसा इंडस्ट्री में आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर आज भी शॉर्टेज है, हालांकि पहले से इंप्रूव हुई है। तो हम लोगों को सेमीकंडक्टर कस्टमर की एश्योरेंस पे खरीदने पड़ते हैं, बट उसकी जो एक्चुअलाइजेशन होती है, जो प्राइस मिलते हैं, वो थोड़ा सा एक क्वार्टर का कभी कभी लैग होता है, मंथ्स का क्वार्टर का लैग होता है। और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं, जो स्पॉट बाइंग है, उसके अंदर में भी थोड़ी सी हायर रही हैं। दूसरा कारण ये है। और इसके भी हमको जो एल्युमिनियम के जो प्राइसेस हैं, एनर्जी बढ़ी है। तीसरा कारण ये है हमारे अलॉय व्हील के अंदर में, तो ये भी हमको एक लैग से मिलते हैं, क्वार्टरली लैग से। और चौथा मेजर कारण जो मैं बोलूंगा वो है कि हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में स्टाफ और ऑपरेटर इंक्रीमेंट होती हैं, और वो जो कि जाकर के हमारी प्रोडक्टिविटी वगैरह को बैलेंस करती है, और सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में जाकर के बैलेंस होती है। थोड़ा सा माइनर इम्पैक्ट रहता है ये जो चौथे रीजन का। सो ये हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब किया है। और क्वार्टर आगे आगे हमारा जो आउटलुक है, वो जो पहले हमने बताया 11 से 12% का सेम आउटलुक है।
अच्छा, आपने एनर्जी कॉस्ट की बात की। अब एनर्जी कॉस्ट में प्राइमरीली गैस प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है, तो क्या क्लाइंट से बातचीत हो रही है उसे भी आगे पास ऑन करने के लिए, क्योंकि मेटल कॉस्ट आप इमीडिएटली पास ऑन कर देते हैं, ये गैस प्राइसेस का क्या कुछ मैथमेटिक्स है कि कितना आप पास ऑन करेंगे, कितना क्लाइंट्स वो बर्डन आपके साथ शेयर करने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितने व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इजाफा नहीं है, इंक्रीज काफी लगभग 60-70% इंक्रीज है अगर मैं एक साल में देखूं तो। और ये हर ओईएम से बातचीत चल रही है, कईयों ने जुलाई के अंदर में कर भी दिए हैं, कई लोग ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। और क्योंकि कई कई प्रोडक्ट के अंदर में एनर्जी कॉस्ट जहां ज्यादा है, इम्पैक्ट वहां ज्यादा है, जैसे मैंने बताया एलॉय व्हील में और हमारे कोई अन्य जो बेसिकली कास्टिंग यूनिट्स हैं, तो कस्टमर्स इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसकी। सर, हमने देखा है कि व्हीकल डिमांड में भी एक पिकअप देखने को मिला है, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल साइड पर। क्या इसका फायदा आपके हाथ लगेगा? किस तरह के ऑर्डर्स में और इजाफा देखने को मिल रहा है इन द कमिंग क्वार्टर्स? और लार्जली क्या आपको कैपेसिटी एडिशन करने पर और जोर देना पड़ेगा इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए? देखिए, व्हीकल इंडस्ट्रीज में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो 4 व्हीलर इंडस्ट्री, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इसके अंदर में काफी अच्छी फर्स्ट क्वार्टर्स के अंदर में काफी अच्छा इंक्रीज आया है। पर 2 व्हीलर्स जो हैं अभी भी स्लैकनेस पर हैं, बट फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हमें अनुमान है कि ये 2 व्हीलर भी आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी कम हुई, जैसे मैंने पहले बतलाया, उसके कारण भी व्हीकल प्रोडक्शन बढ़ी है और 2 व्हीलर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस है रूरल डिमांड के अंदर में 2 व्हीलर में, जो मैं समझता हूं कि फेस्टिव सीजन के अंदर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपका जो दूसरा प्रश्न है कि हमारी सेल्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट है, तो हम अपनी जो किट वैल्यू है, हर नए मॉडल के अंदर में जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें हमारी किट वैल्यू बढ़ रही है, नए नए फीचर्स ऐड कर करके, नए नए पार्ट्स को ऐड कर करके। और हमारा जो आउटलुक है वो हम इंडस्ट्री से हमेशा कुछ परसेंटेज पॉइंट, 5 to 10 परसेंटेज पॉइंट इंडस्ट्री ग्रोथ से अपनी ग्रोथ को हमेशा बेटर मानते हैं। उसका रीजन मैंने ये बतलाया। और नए मॉडल्स के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सारे के सारे पार्ट्स लगे। फाइनल क्वेश्चन, ईवी का जो बिजनेस है उसका रन रेट कैसा रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में? ईवी के जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे बॉडी कंट्रोलर हुए, बैटरी चार्जर हुए, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हुए, तो ये अगर हमारी किट वैल्यू में देखूं तो लगभग 15,000 के लगभग एडिशन होती है एक नए स्कूटर में। और हम लोग जुड़े हैं बजाज के साथ फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ, को डेवलपमेंट किया है बजाज ऑटो से। बाकी हमारे जितने भी नए न्यू एज ओईएम्स हैं, टीवीएस मोटर्स के साथ जुड़े हैं, तो जितने भी न्यू एज ओईएम हैं उनके साथ हम अपने सारे ईवी पार्ट्स के साथ में लगातार जुड़े हैं। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी किट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। जहां तक ईवी मार्केट का सवाल है, अभी कुछ एक जो सेफ्टी इंसिडेंट्स हुए उसके कारण थोड़े लोगों के अंदर में थोड़ा सा डर था, बट वो मेरे ख्याल से बेटर गवर्नमेंट भी उसका प्रयास कर रही है कि भाई किस तरीके से अच्छे रेगुलेशन आकर के अच्छे पार्ट, इंडियन लोकल पार्ट लगे, अच्छी क्वालिटी के लगे, सेफ्टी रिलेटेड, सेफ्टी को ज्यादा ध्यान रखते हुए, और चाइना का इंपोर्ट किस तरीके से कम हो, उनके लिए सब गवर्नमेंट और व्हीकल मेकर दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, और साथ में कंपोनेंट पर। मिंडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो 11 से 12% का जो मार्जिन का गाइडेंस था, कंपनी को भरोसा है कि उस गाइडेंस को वो मीट करेंगे और उसी पर फोकस रहेगा। इस समय ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है, जिस तरह से पैसेंजर व्हीकल डिमांड में पिकअप देखने को मिला है। 2 व्हीलर में भी पिकअप के आसार बन रहे हैं। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौट के खिलाड़ियों ने जो सामने आपके रखे हैं ट्रेड्स, उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, उसका जायजा लेंगे। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फटाफट हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए सामने पेश किए हैं उसका एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत नीरव खेरा के साथ। 2 ट्रेड्स इन्होंने जोड़े, एक कैरी किया, एक जो कैरी किया वो है नोसल, 300 का टारगेट, 258 स्टॉप लॉस है। महिंद्रा हॉलिडेज इन्होंने नया जोड़ा है, 280 का टारगेट, 248 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी तेजी की तरफ का ही ट्रेड है, 1335 के लिए तेजी का मौका, 1205 स्टॉप लॉस।
1.5% की कमाई के करीब आ रहा है नोसिल का ट्रेड। हल्की सी बढ़त महिंद्रा हॉलिडेज में और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी 0.24% तक के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अब आप देखिए रत्नेश गोयल ने BASF 3,300 के लिए कैरी किया और एजिस लॉजिस्टिक्स को भी होल्ड कर रहे हैं 330 के टारगेट के लिए। गेल में इनका नया ट्रेड है शॉर्ट साइड की तरफ, 122 तक बेचने की सलाह। इस स्टॉक में 135.50 स्टॉप लॉस रहेगा। तीनों ही स्टॉक्स इस समय तो थोड़े से ठंडे हैं, ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फ्रेश कंट्रीब्यूशन नहीं है राधा। अब आइए अमित सेठ के पोर्टफोलियो पर। तो एक तो L&T कैरी किया है 1900 के टारगेट के लिए। ह्यूमंस नया जोड़ा 1280 का टारगेट है, 1170 स्टॉप लॉस। और NMDC में भी तेजी का ही ट्रेड, 125 का टारगेट और 110 स्टॉप लॉस है। L&T आज 2.25% के रिटर्न्स जोड़ रहा है, 0.5% के रिटर्न्स क्यूमेंस के, तो NMDC 0.5% से ज्यादा के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अमित के आज के फ्रेश ट्रेड्स का, और यही वजह है कि अमित आगे निकल चुके हैं। 8.5% के रिटर्न्स इनके ठीक पीछे है नीरव छेड़ा 5.25% के रिटर्न्स के साथ, और लगभग 4% की कमाई हो रही है रत्नेश गोयल की। ये है आपके लिए ताजा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। 1 बजे एक रिकैप लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में, और ऑफ कोर्स दिन भर जो भी ट्रेड्स हमारे जानकार चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, उसकी जानकारी भी आपके साथ शेयर होती रहेगी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।